बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। पिताजी की अचानक मृत्यु के बाद घर में खाने को खाना और पीने को पानी तक न था। पति की मृत्यु के बाद सरला अक्सर बीमार रहती और घर का सारा बोझ उसके बेटे बिट्टू पर आन पड़ा। बिट्टू, जरा मेरी खांसी वाली दवा तो दे दे। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, वही है आपकी दवा। आपकी दवा तो कल ही खत्म हो गई थी। भाई को लाने के लिए बोला तो था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सरला बोली, मैं भी कमाल करती हूँ, घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो इतनी महंगी दवाई, इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ही ले। कि तभी बिट्टू घर आ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? कुछ भी बोलती हो। ये लो, ले आया मैं दवाई। अगर ऐसी बातें फिर से मुंह से निकाली ना तो गुड़िया के हाथ से बनी दाल खानी पड़ेगी। हाँ भैया, कितने बुरे हो तुम। और तीनों हंस पड़ते हैं। उस दिन की रात को, भैया नौकरी का कुछ इंतजाम हुआ? कल के लिए घर में एक दाना नहीं है, सब राशन खत्म हो चला है। ऊपर से माँ की दवाई। भैया, हमारे पड़ोस में जो लता काकी है ना, उसने मुझे एक घर के बारे में बताया है। उन्हें काम वाली की जरूरत है। और बस कर गुड़िया, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। अगर मुझे कुछ देना चाहती है ना तो इस बार कॉलेज में टॉप करके दिखाना। और रही बात राशन की, तो मुझे एक बड़े आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। कल मेरा पहला दिन है। अगर सब ठीक रहा तो हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इतना अमीर होने के बावजूद वो सबसे बहुत इज्जत से पेश आता। लेकिन उसकी पत्नी, वो बहुत ही घमंडी औरत थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बिट्टू जी तोड़कर मेहनत करता है। कभी हैरी को ऑफिस और मीटिंग में, तो कभी उसकी पत्नी को शॉपिंग और पार्टीज में ले जाता। कभी कभी तो उसे दोपहर का खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता। फिर एक दिन, माँ, ये देखो कैसी बनी है। गुड़िया राखी दिखाते हुए बोली, ये तो बहुत ही सुंदर है। भैया के लिए अपने हाथ से राखी बना रही हूँ। भैया को पसंद तो आएगी ना माँ? अरे पगली, इतने प्यार से बनाएगी तो कैसे पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी कीमत तो प्यार की होती है, उपहार की नहीं। माँ, तुम भैया को मत बताना। मुझे अपने हाथ से बनी राखी उन्हें पहनाकर उनका चेहरा देखना है। कहते ही छुटकी वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। मगर उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आन पड़ती है। जब शाम को बिट्टू घर आता है, तब, आ गया बिट्टू, कैसा रहा आज का दिन? आजा मेरे पास बैठ जा। रोज जैसा ही था माँ, बहुत थक गया हूँ। साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बीवी, वो तो मुझसे अपने शॉपिंग बैग्स तक उठवाती है। अरे गुड़िया, जरा पानी पिला दे। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? अगले हफ्ते रक्षाबंधन आ रहा है, तूने कुछ सोचा? गुड़िया बड़ी आस लगाए बैठी है। ये सुनकर बिट्टू निराशा से बोला, माँ, मेरी तनख्वाह में घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। ऊपर से गुड़िया की पढ़ाई। तुम जानती हो माँ, साहब की बेटी अपनी गुड़िया की ही उम्र की है, बल्कि उसका नाम भी गुड़िया ही है। इतने सुंदर कपड़े पहनती है। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी गुड़िया ऐसे कपड़ों में कितनी सुंदर लगेगी माँ। मगर क्या करूँ, एक जैसा नाम होने से किस्मत तो एक जैसी नहीं हो जाती ना। ऐसा कहते ही बिट्टू रुआंसा सा हो पड़ा। उसे देखकर सरला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहा है तू? हमारे लिए इतना कुछ करता है तू। मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, वरना गुड़िया तो समझदार है, तू चिंता मत कर। इतने में ही गुड़िया आ जाती है। ये लीजिए भैया पानी। सरला की बात सुनकर बिट्टू अगले ही दिन अपने मालिक से बात करने का प्लान बनाता है। साहब, आपसे जरा मदद चाहिए थी मुझे। हाँ जी पुत्र जी, बोलो, हाउ कैन आई हेल्प यू जी? साहब, रक्षाबंधन आ रहा है। घर में एक छोटी बहन भी है। उसे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाने का मन था। क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? ओ जी पुत्र जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नो उधारी नो बोनस। पर साहब देखो पुत्र जी, अगर आपको काम करना है ना तो ऐसे ही करना होगा, नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढ लो।
कहकर हैरी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू वहीं पर हताश हुआ खड़ा रह जाता है। उसके बाद बिट्टू मालकिन के पास जाता है। मेम साहब। यस बिट्टू, दसो जी। मेम साहब, वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, मेरी एक छोटी बहन है, बिल्कुल आपकी गुड़िया जैसी, उसका नाम भी गुड़िया ही है। उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था, आप क्या मुझे कुछ उधार दे सकती हैं? देखो बिट्टू, ये पैसे का लेन देन तुम अपने साहब के साथ ही समझा करो। चलो ऐसा करो, अब ये ड्रेस ले जाओ। कहते हुए वो बिट्टू को एक फटी पुरानी फ्रॉक दे देती है। लेकिन ये तो फटी हुई है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं गुड़िया दी न्यू ड्रेस उठा के दे दूं? हैं? ना मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बिट्टू को उनका व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगा, मगर उसने भी ठान लिया था कि अपनी गुड़िया के लिए सबसे सुंदर ड्रेस लेकर आएगा। फिर बिट्टू ने एक दुकान से सजावट का सामान और कुछ कपड़े लेकर घर आ पहुंचा। माँ, देखो माँ, मैं गुड़िया के लिए एक फ्रॉक लेकर आया हूँ। मगर माँ, ये फ्रॉक जगह जगह से फटी हुई है, हम इस कपड़े से इसको ठीक कर सकते हैं ना माँ? उसकी आंखों में चमक देखकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने सारी रात चोरी छुपके उस ड्रेस पर काम किया और वो एकदम नई जैसी चमकने लगी। 4 दिन बाद रक्षाबंधन था। गुड़िया की बनी राखी और बिट्टू की बनी ड्रेस दोनों एकदम तैयार थे। 4 दिन बाद गुड़िया थाली लेकर खड़ी हुई टीका लगाती है। ये देखिए भैया, मैंने आपके लिए अपने हाथ से राखी बनाई, कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर है गुड़िया, बिल्कुल तेरे जैसी। और ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बिट्टू ने गुड़िया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोलते ही गुड़िया नई ड्रेस देखकर उछल पड़ी। भैया, नई फ्रॉक, ये तो काफी महंगी होगी ना? अरे तेरी इस खुशी के लिए तो ऐसी 1000 फ्रॉक कुर्बान कर दूं। मुझे माफ कर दे गुड़िया। माँ, क्या हुआ? आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो फर्ज मेरा और तेरे बाबूजी का था वो बिट्टू निभा रहा है। बिट्टू का मन था कि तेरे लिए एक नई ड्रेस लाए, मगर मैं उतना भी नहीं कर पाई। माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा है और आप ही ने तो कहा था ना कि कीमत प्यार की होती है, उपहार की नहीं। और भैया, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। कहते ही गुड़िया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ, अब मेरी अगले साल की फीस माफ कर दी जाएगी। ये सुनते ही सारा परिवार खुशी से झूम उठा। बिट्टू और गुड़िया एक बात तो अच्छे से समझ जाते हैं कि अमीरी की चकाचौंध में वो बात नहीं जो अपनों के प्यार में है। एक गांव में जशवंत अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा रिंकू है। जशवंत बहुत गरीब है। वो मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालता है। सावन का महीना है, तेज बारिश पड़ रही है। जशवंत अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसकी पत्नी कविता अंगीठी पर रोटी बना रही है। रिंकू भी वहीं बैठकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर लेकर खुश हो रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी वजह से काम भी बंद हो गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह पापा, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी तो बांधने आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों नाक मुंह चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ 2 समय का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता ही है ना। वो हमारे लिए इतना लाती है और हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते। हाँ, तुम तो सही कहती हो, ना दाम है और ना घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ, भूखे थोड़ी मरना है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। बहुत बारिश है, आप रहने दो। बीमार पड़ गए तो दवाई के पैसे भी घर में नहीं है। तुम मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सिर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने जशवंत को प्लास्टिक का एक थैला लाकर दे दिया। जशवंत ने उसे अपने सिर पर रखा और बारिश में ही बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों के समय पर उनसे जुड़ा हुआ सामान बेचता है। जशवंत भी लाला की दुकान के आगे जाकर रुक गया।
नमस्कार लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा काम तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ा है आपका? रोना तो हम जैसों का है जिन्हें खुले आसमान में मजदूरी करके ही खाना पड़ता है। अरे भैया, मैं ही तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक को तो बारिश में ही आना होगा ना। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, तुम एक काम करोगे? मैं काम की तलाश में ही घर से बाहर निकला हूँ। जल्दी बताइए क्या काम है? तुम राखी ले जाओ और घर घर जाकर बेच आओ। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने ये राखी का माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से लोग कमा रहे हैं। तुम घर जाकर अगर राखी बेच आओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं की तुमको दुआ भी लगेगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपया दूंगा। 2 दिन काम करने पर 200 रुपए मिलेंगे। तो मैं पहले 2 दिनों के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी 2 दिनों के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मन जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखी दे दो और मैं ये बेच आऊंगा। राखी तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या आपका माल लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं होती, बिजनेस बिजनेस होता है। और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले पैसे जमा करा दे और तेरे पैसे तेरी मजदूरी के साथ लौटा दूंगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पैसे जरूरी हैं। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। जशवंत वहाँ से घर के लिए निकला। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया है और जशवंत का वहाँ पर पैर फिसल गया। अब बहुत दर्द हो रहा है। कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। लगता है पैर टूट जाएगा। जशवंत जैसे तैसे घर जाने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द बहुत तेज था। लेकिन उससे तेज थी परिवार की भूख, जिसके कारण उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना दवाई के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जशवंत ने दर्द पर काबू किया और अपनी पत्नी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। पैसे तो नहीं है, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी कि वो पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पायल हैं, आप ये ले जाओ और राखी लेकर बेच आओ, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जशवंत ने कविता की पायल ली और लाला को जाकर दे दी। राखी अच्छे से बेचना, खो मत देना और ध्यान रहे कि बारिश में ना भीगे। सबको अच्छे से पैसे लेकर ही राखी देना, कभी मेरा व्यापार डूब न जाए। ठीक है लाला जी, मैं सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जशवंत लंगड़ाते हुए राखी लेकर चल दिया। दर्द से कराहते हुए वो एक कस्बे में राखी लेकर गया जहाँ लॉकडाउन लगा था। राखी ले लो, राखी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। एक महिला खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ आ जाओ। जी बहन जी, आ रहा हूँ। बहन जी? बहन जी किसको बोला तूने? मतलब मैं तुझसे प्यार से क्या बोल गई? तू तो भैया ही बनने लगा। मैम साहब माफ करना। ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखी है। सारी राखी टटोलने के बाद उसने 2 राखी खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मचा रखी है। 50 रुपए भी कोई मांगता है क्या? मेम साहब, लॉकडाउन के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझको मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है, इसके जुर्म में अंदर करवा दूंगी। जुर्माना अलग से लगेगा। ये पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख। जशवंत ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। जशवंत डरा हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पहले से ही चोट होने के कारण वो वहीं गिर पड़ा। जशवंत ने देखा कि उसकी सभी राखी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई हैं। वो भविष्य की चिंता में डूब गया। तभी पीछे से सरिता भी उसके परिवार के साथ उसे खोजते हुए अपनी कार से पहुंची। भैया, ये समय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता और बहनों को भाव की भूखी रहना चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे मिट्टी के समान है। पापा, बुआ अच्छे कपड़े लाई है। हाँ, और अब हमको शहर भी लेकर जाएंगी। वहाँ हमको कोई काम मिल जाएगा। रिंकू भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भैया, आप कितना भी छुपा लो, मुझे आपकी चोट के बारे में पता है। सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। सरिता ने जशवंत का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर
अच्छी नौकरी दिला दी।